नमस्कार। आपका स्वागत है किस्से कविताओं के रोमांचकारी संसार किस्से कविताएं में। आज सुनिए सआदत हसन मंटो की मशहूर कहानी लाइसेंस। अब्बू कोचवान बड़ा छैल छबीला था। उसका तांगा घोड़ा भी शहर में नंबर 1 था। कभी मामूली सवारी नहीं बिठाता था। उसके लगे बंधे गाहक थे जिनसे उसको रोजाना 10-15 रुपए वसूल हो जाते थे, जो अब्बू के लिए काफी थे। दूसरे कोचवानों की तरह नशा पानी की उसे आदत नहीं थी, लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनने और हर वक्त बाका बने रहने का उसे बेहद शौक था। जब उसका तांगा किसी सड़क पर से घुंघरू बजाता गुजरता तो लोगों की आंखें खुद ब खुद उसकी तरफ जाती। वो बाका अब्बू जा रहा है, देखो तो किस ठाठ से बैठा है, जरा पगड़ी देखो कैसी तिरछी बंधी है। अब्बू लोगों की निगाहों से ये बातें सुनता तो उसकी गर्दन में एक बड़ा बाका खम पैदा हो जाता और उसके घोड़े की चाल और ज्यादा पुरकशिश हो जाती। अब्बू के हाथों ने घोड़े की बागें कुछ इस अंदाज से पकड़ी होती थीं जैसे उनको उसे पकड़ने की जरूरत नहीं। ऐसा लगता था कि घोड़ा इशारों के बगैर चला जा रहा है, उसको अपने मालिक के हुक्म की जरूरत नहीं। बाज़ वक्त तो ऐसा महसूस होता कि अब्बू और उसका घोड़ा चुनी दोनों एक हैं, बल्कि सारा टांगा एक हस्ती है और वो हस्ती अब्बू के सिवा और कौन हो सकती थी। वो सवारियां जिनको अब्बू धबूल नहीं करता था दिल ही दिल में उसको गालियां देती थीं। बाज़ बद्दुआ भी देती थीं, खुदा करे इसका घमंड टूटे, उसका टांगा घोड़ा किसी दरिया में जा गिरे। अब्बू के होंठों पर जो हल्की हल्की मोछों की छांव में रहते थे खुद एतिमाद सी मुस्कुराहट नाचती रहती थी। उसको देखकर कई कोचवान जल भुन जाते थे। अब्बू की देखा देखी चंद कोचवानों ने इधर उधर से ठर्ज लेकर तांगे बनवाए। उनको पीतल के साज और सामान से सजाया, मगर फिर भी अब्बू की सी शान पैदा ना हो सकी। उनको वो गाहक नसीब ना हो सके जो अब्बू के और उसके टांगे घोड़े के शैदा थे। एक दिन दोपहर को अब्बू दरख्त की छांव में टांगे पर बैठा ऊँघ रहा था कि एक आवाज उसके कानों में भन भन आई। अब्बू ने आंखें खोलकर देखा, एक औरत टांगे के बिंब के पास खड़ी थी। अब्बू ने उसे बमुश्किल एक नजर देखा, मगर उसकी तीखी जवानी एकदम उसके दिल में खप गई। वो औरत नहीं, जवान लड़की थी, 16-17 बरस की, दुबली पतली लेकिन मजबूत, रंग सावला मगर चमकीला, कानों में चांदी की छोटी छोटी बालियां, सीधी मांग सुतवा नाक, उसकी फुनंग पर एक छोटा सा चमकीला तिल, लंबा कुर्ता और नीला लाचा, सर पर चदरिया। लड़की ने कुंबारी आवाज में अब्बू से पूछा, वीरा, टेशन का क्या लोगे? अब्बू के होंठों की मुस्कुराहट शरारत इख्तियार कर गई। कुछ नहीं। लड़की के चेहरे की सांवलाहट सुर्खी माइल हो गई। क्या लोगे टेशन का? अब्बू ने उसको अपनी नजरों में समोते हुए कहा, तुझसे क्या लेना है, भाग भरिए, चल आ बैठ टांगे में। लड़की ने घबराते हुए हाथों से अपने मजबूत सीने को ढांका, हालांकि वो ढका हुआ था। कैसी बातें करते हो तुम? अब्बू मुस्कुराया। चला, अब बैठ भी जा, ले लेंगे जो तू दे देगी। लड़की ने कुछ देर सोचा, फिर पायदान पर पाँव रखकर टांगे में बैठ गई। जल्दी ले चल टेशन। अब्बू ने पीछे मुड़कर देखा। बड़ी जल्दी है तुझे सोहनिए। हाय हाय, तू तो। लड़की कुछ और कहते कहते रुक गई। टांगा चल पड़ा और चलता रहा। कई सड़कें घोड़े के सुमों के नीचे से निकल गईं। लड़की सहमी बैठी थी। अब्बू के होंठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट नाच रही थी। जब बहुत देर हो गई तो लड़की ने डरी हुई आवाज में पूछा, टेशन नहीं आया अभी तक? अब्बू ने मानीठेज अंदाज में जवाब दिया, आ जाएगा, तेरा मेरा टेशन एक ही है। क्या मतलब? अब्बू ने पलटकर लड़की की तरफ देखा और कहा, अलहड़े, क्या तू इतना भी नहीं समझती? तेरा मेरा टेशन एक ही है। उस वक्त एक हो गया था जब अब्बू ने तेरी तरफ देखा था। तेरी जान की कसम, तेरा गुलाम झूठ नहीं बोलता। लड़की ने सर पर पल्लू ठीक किया। उसकी आंखें साफ बता रही थीं कि वो अब्बू का मतलब समझ चुकी है। उसके चेहरे से इस बात का भी पता चलता था कि उसने अब्बू की बात का बुरा नहीं माना, लेकिन वो इस कश्मकश में थी कि दोनों का टेशन एक हो या ना हो। अब्बू बाका सजीला तो है, लेकिन क्या वफादार भी है? क्या वो अपना टेशन छोड़ दे?
जहां उसकी गाड़ी पता नहीं कब की जा चुकी थी। अब्बू की आवाज ने उसको चौंका दिया। क्या सोच रही है, भाग भरिए। घोड़ा मस्त थिरामी से दुमकी चल रहा था। हवा खुनुक थी। सड़क के दो रोया उगे हुए दरख्त भाग रहे थे। उनकी टहनियां झूम रही थीं। घुंघरुओं की यक आहंग झंझनाहट के सिवा और कोई आवाज नहीं थी। अब्बू गर्दन मोड़े लड़की के सावले हुस्न को दिल ही दिल में चूम रहा था। कुछ देर के बाद उसने घोड़े की बागें जंगले की सलाख के साथ बांध दीं और लपक कर पिछली सीट पर लड़की के साथ बैठ गया। वो खामोश रही। अब्बू ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। दे दे अपनी बागें मेरे हाथ में। लड़की ने सिर्फ इतना कहा, छोड़ भी दे, लेकिन वो फौरन ही अब्बू के बाजुओं में थी। इसके बाद उसने मुजाहिमत न की। उसका दिल अलबत्ता जोर जोर से फड़फड़ा रहा था, जैसे खुद को छुड़ाकर उड़ जाना चाहता है। अब्बू हौले हौले प्यार भरे लहजे में उसे कहने लगा, ये टांगा घोड़ा मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज था, लेकिन कसम 11वीं वाले पीर की, ये बेच दूंगा और तेरे लिए सोने के कड़े बनवाऊंगा। अब फटे पुराने कपड़े पहनूंगा, लेकिन तुझे शहजादी बनाकर रखूंगा। कसम वहद हूं, ला शरीक की, जिंदगी में ये मेरा पहला प्यार है। तुम मेरी न बनी तो मैं तेरे सामने गला काट लूंगा अपना। फिर उसने लड़की को अपने से अलहदा कर दिया। जाने क्या हो गया है मुझे। चलो तुम्हें स्टेशन छोड़ आऊं। लड़की ने हौले से कहा। नहीं, अब तुम मुझे हाथ लगा चुके हो। अब्बू की गर्दन झुक गई। मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हुई। निभा लोगे इस गलती को? लड़की के लहजे में चैलेंज था, जैसे किसी ने अब्बू से कहा हो। ले जाओगे अपना टांगा? इस टांगे से आगे निकाल के उसका झुका हुआ सर उठा। आंखें चमक उठीं। भाग भरिए। ये कहकर उसने अपने मजबूत सीने पर हाथ रखा। अब्बू अपनी जान दे देगा। लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया। तो ये है मेरा हाथ। अब्बू ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। कसम अपनी जवानी की। अब्बू तेरा गुलाम है। दूसरे रोज अब्बू और उस लड़की का निकाह हो गया। वो जिला गुजरात की मोचन थी, नाम उसका इनायत यानी नियति था। अपने रिश्तेदारों के साथ आई थी। वो स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहे थे कि अब्बू और उसकी मुठभेड़ हो गई, जो फौरन ही मोहब्बत की सारी मंजिलें तय कर गई। दोनों बहुत खुश थे। अब्बू ने टांगा घोड़ा बेचकर तो नियति के लिए सोने के कड़े नहीं बनवाए थे, लेकिन अपने जमा किए पैसों से उसको सोने की बालियां खरीद दी थी। कई रेशमी कपड़े भी बनवा दिए थे। लस लस करते हुए रेशमी लाचे में जब नियति अब्बू के सामने आती तो उसका दिल नाचने लगता। कसम पंच तन पाक की, दुनिया में तुझ जैसा सुंदर और कोई नहीं, और ये कह वो उसको अपने सीने के साथ लगा लेता। तू मेरे दिल की रानी है। दोनों जवानी की मस्तियों में गिरक थे। गाते थे, हंसते थे, सैरें करते थे, एक दूसरे की बलाएं लेते थे। एक महीना इसी तरह गुजर गया कि दफ्तन एक रोज पुलिस ने अब्बू को गिरफ्तार कर लिया। नियति भी पकड़ी गई। अब्बू पर अगवा का मुकद्दमा चला। नियति साबित थदम रही, लेकिन फिर भी अब्बू को 2 बरस की सजा हो गई। जब अदालत ने हुक्म सुनाया तो नियति अब्बू के साथ लिपट गई। रोते हुए उसने सिर्फ इतना कहा, मैं अपने माँ बाप के पास कभी नहीं जाऊंगी। घर बैठकर तेरा इंतजार करूंगी। अब्बू ने उसकी पीठ पर थपकी दी, जीती रह। टांगा घोड़ा मैंने देने के सपुर्द क्या हुआ है? उससे किराया वसूल करती रहना। नियति के माँ बाप ने बहुत जोर लगाया, मगर वो उनके साथ न गई। थक हारकर उन्होंने उसको अपने हाल पर छोड़ दिया। नियति अकेली रहने लगी। देना उसे शाम को 5 रुपए दे जाता, जो उसके खर्च के लिए काफी थे। इसके अलावा मुकदमे के दौरान रोजाना 5 रुपए के हिसाब से जो कुछ जमा हुआ था वो भी उसके पास था। हफ्ते में एक बार नियति और अब्बू की मुलाकात जेल में होती थी, जो उन दोनों के लिए बहुत ही मुख्तसर थी। नियति के पास जितनी जमा पूंजी थी वो अब्बू को आसाइशें पहुंचाने में सिर्फ हो गई। एक मुलाकात में अब्बू ने नियति के बच्चे कानों की तरफ देखा और पूछा, बालियां कहाँ गई? नियति मुस्कुरा दी और संतरी की तरफ देखकर अब्बू से कहा, गुम हो गई कहीं। अब्बू ने खदरे गुस्से होकर कहा, तुम मेरा इतना ख्याल रखा न करो, जैसा भी हूं ठीक हूं। नियति ने कुछ न कहा। वक्त पूरा हो चुका था।
मुस्कुराती हुई वहां से चल दी, मगर घर जाकर बहुत रोई, घंटों आंसू बहाए, क्योंकि अब्बू की सेहत बहुत गिर रही थी। इस मुलाकात में तो वो उसे पहचान नहीं सकी थी। गिरांडील अब्बू अब घुल-घुल कर आधा हो गया था। नियति सोचती थी कि उसको इसका गम खा रहा है। उसकी जुदाई ने अब्बू की ये हालत कर दी है। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि वो दिक का मरीज है और ये मर्ज उसे विरसे में मिला है। अब्बू का बाप अब्बू से कहीं ज्यादा गिरांडील था, लेकिन दिक ने उसे चंद दिनों ही में थब्र के अंदर पहुंचा दिया। अब्बू का बड़ा भाई कड़ियल जवान था, मगर ऐन जवानी में इस मर्ज ने उसे दबोच लिया था। खुद अब्बू इस हकीकत से काफिल था। चुनांचे जेल के अस्पताल में जब वो आखिरी सांस ले रहा था, उसने अफसोस भरे लहजे में नियति से कहा, मुझे मालूम होता कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा तो कसम वहदहू ला शरीक की तुझे कभी अपनी बीवी न बनाता। मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया, मुझे माफ कर दे और देख मेरी एक निशानी है, मेरा टांगा घोड़ा, इसका ख्याल रखना और चुनी बेटे के सर पर हाथ फेर कर कहना, अब्बू ने तुझे प्यार भेजा है। अब्बू मर गया। नियति का सब कुछ मर गया, मगर वो हौसले वाली औरत थी। इस सदमे को उसने बर्दाश्त कर ही लिया। घर में तन्हे तन्हा पड़ी रहती थी। शाम को दीना आता था और उसे दम दिलासा देता था और कहता था, कुछ फिक्र न करो भाभी, अल्लाह मियाँ के आगे किसी की पेश नहीं चलती। अब्बू मेरा भाई था, मुझसे जो हो सकता है खुदा के हुक्म से करूंगा। शुरू में तो नियति न समझी, पर जब इसके इद्दत के दिन पूरे हुए तो दीने ने साफ लफ्जों में कहा कि वो उससे शादी कर ले। ये सुनकर नियति के जी में आई कि वो उसको धक्का देकर बाहर निकाल दे, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, भाई मुझे शादी नहीं करनी। उस दिन से दीने के रवैये में फर्क आ गया। पहले शाम को बिला नागा 5 रुपए अदा करता था, अब कभी 4 देने लगा, कभी 3। बहाना ये कि बहुत मंदा है। फिर 2-2, 3-3 दिन गायब रहने लगा। बहाना ये कि बीमार था या टांगे का कोई कल पुर्जा खराब हो गया था, इसलिए जो ना सका। जब पानी सर से निकल गया तो नियति ने देने से कहा, भाई देने अब तुम तकलीफ न करो, टांगा घोड़ा मेरे हवाले कर दो। बड़ी ले तो लाल के बाद बिल आखिर देने ने बादलेना ख्वास्ता टांगा घोड़ा नियति की तहवील में दे दिया। उसने माझे के सपुर्द कर दिया जो अब्बू का दोस्त था। उसने भी कुछ दिनों के बाद शादी की दरखास्त की। नियति ने इनकार किया तो उसकी आंखें बदल गईं। हमदर्दी वफैरा सब हवा हो गई। नियति ने उससे टांगा घोड़ा वापस लिया और एक अनजाने कोचवान के हवाले कर दिया। उसने तो हद ही कर दी। एक शाम पैसे देने आया तो शराब में धुत था। डेउड़ी में धदम रखते ही नियति पर हाथ डालने की कोशिश की। नियति ने उसको खूब सुनाई और काम से हटा दिया। 8-10 रोज टांगा घोड़ा बेकार तवीले में पड़ा रहा। घास दाने का खर्च अलहिदा, तवीले का किराया अलहिदा। नियति अजीब उलझन में गिरफ्तार थी। कोई शादी की दरखास्त करता था, कोई उसकी इस्मत पर हाथ डालने की कोशिश करता था, कोई पैसे मार लेता था। बाहर निकलती तो लोग बुरी निगाहों से घूरते थे। एक रात उसका हमसाया दीवार फांद के आ गया और दराज दस्ती करने लगा। नियति सोच सोच कर पागल हो गई कि क्या करे। एक दिन बैठे बैठे उसे ख्याल आया, क्यों न टांगा मैं आप ही जोतूं, आप ही चलाऊं। अब्बू के साथ जब वो सैर को जाया करती थी तो टांगा खुद ही चलाया करती थी। शहर के रास्तों से भी वाकिफ थी। लेकिन फिर उसने सोचा लोग क्या कहेंगे। इसके जवाब में उसके दिमाग ने कई दलीलें दी। क्या हर्ज है? क्या औरतें मेहनत मजदूरी नहीं करती? ये कोयले वालियां, ये दफ्तरों में जाने वाली औरतें, घर में बैठकर काम करने वालियां तो हजारों होंगी। पेट किसी हीले से पालना ही है। नियति ने कुछ दिन सोच विचार किया। आखिर में फैसला कर लिया कि वो टांगा खुद चलाएगी। उसको खुद पर पूरा एतिमाद था। चुनाचे अल्लाह का नाम लेकर वह तवेले पहुंच गई। टांगा जोतने लगी तो सारे कोचवान हक्का बक्का रह गए। जो बुजुर्ग थे उन्होंने नियति को समझाया कि देखो ऐसा न करो, ये मुनासिब नहीं, मगर नियति न मानी। टांगा ठीक ठाक किया। पीतल का साज और सामान अच्छी तरह चमकाया।
घोड़े को खूब प्यार किया और अब्बू से दिल ही दिल में प्यार की बातें करती तवेले से बाहर निकल गई। शहर में एक तहलका बरपा हो गया कि एक खूबसूरत औरत टांगा चला रही है। हर जगह इसी बात का चर्चा था। लोग सुनते थे तो उस वक्त का इंतजार करते थे जब वो उनकी सड़क पर से गुजरेगा। शुरू शुरू में तो मर्द सवारियां झिझकती थीं, मगर ये झिझक थोड़ी देर में दूर हो गई और खूब आमदन होने लगी। एक मिनट के लिए भी नियति का टांगा बेकार न रहता था। इधर सवार उतरी उधर बैठी। आपस में कभी कभी सवारियों की लड़ाई भी हो जाती थी। इस बात पर नियति को पहले किसने बुलाया था? जब काम ज्यादा हो गया तो नियति ने टांगा जोतने के औकात मुकर्रर कर दिए, सुबह 7 बजे से 12 बजे, दोपहर 2 से 6 बजे तक। ये सिलसिला बड़ा आरामदेह साबित हुआ। चुनी भी खुश था, मगर नियति महसूस कर रही थी कि अक्सर लोग सिर्फ उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए उसके टांगे में बैठते। बेमतलब बेमकसद उसे इधर उधर फिराते थे। आपस में गंदे गंदे मजाक भी करते थे। सिर्फ उसको सुनाने के लिए बातें करते थे। उसको ऐसा लगा था कि वो तो खुद को नहीं बेचती, लेकिन लोग चुपके चुपके उसे खरीद रहे हैं। इसके अलावा उसको इस बात का भी एहसास था कि शहर के सारे कोचवान उसको बुरा समझते हैं। इन तमाम एहसासात के बावजूद मुस्तरिब नहीं थी। अपनी खुद एतिमादी के बाइस वो पुरसुकून थी। एक दिन कमेटी वालों ने नियति को बुलाया और उसका लाइसेंस जब्त कर लिया। वजह ये बताई कि औरत टांगा नहीं चला सकती। नियति ने पूछा, जनाब, औरत टांगा क्यों नहीं चला सकती? जवाब मिला, बस नहीं चला सकती। तुम्हारा लाइसेंस जब्त है। नियति ने कहा, हुजूर, आप घोड़ा टांगा भी जब्त कर लें, पर मुझे ये तो बताएं कि औरत क्यों टांगा नहीं जोत सकती? औरतें चरखा चलाकर अपना पेट पाल सकती हैं। औरतें टोकरी ढोकर रोजी कमा सकती हैं। औरतें लाइनों पर कोयले चुन चुनकर अपनी रोटी पैदा कर सकती हैं। मैं टांगा क्यों नहीं चला सकती? मुझे और कुछ आता ही नहीं। टांगा घोड़ा मेरे खाविंद का है। मैं उसे क्यों नहीं चला सकती? मैं अपना गुजारा कैसे करूं? हुजूर, आप रहम करें। मेहनत मजदूरी से क्यों रोकते हैं मुझे? मैं क्या करूं, बताइए। अफसर ने जवाब दिया, जाओ बाजार में जाकर बैठो, वहां ज्यादा कमाई है। ये सुनकर नियति के अंदर जो असल नियति थी जलकर राख हो गई। हौले से अच्छा जी कहकर वो चली गई। औने पौने दामों टांगा घोड़ा बेचा और सीधी अब्बू की थब्र पर गई। एक लहजे के लिए खामोश खड़ी रही। उसकी आंखें बिल्कुल खुश्क थीं, जैसे बारिश के बाद चिलचिलाती धूप ने जमीन की सारी नमी चूस ली थी। इसके भिंचे हुए होंठवा हुए और वो थब्र से मुखातब हुई, अब्बू, तेरी नियति आज कमेटी के दफ्तर में मर गई। ये कहकर वो चली गई। दूसरे दिन अर्जी दी, उसको अपना जिस्म बेचने का लाइसेंस मिल गया। ऐसी और कहानियों के लिए आप किससे कविताएं चैनल को, पेज को लाइक, फॉलो एवं सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक्स।